ये कहानी तेलंगाना की एक ऐसी घटना है जिसने लोगों के होश उड़ा दी। 27 नवंबर 2017 की दोपहर थी। हैदराबाद के मशहूर डीआरडीओ अपोलो हॉस्पिटल में एक महिला अपने साथ एक बुरी तरह झुलसे हुए आदमी को लेकर पहुंचती है। आदमी का चेहरा और कंधों का हिस्सा तेजाब जैसी किसी चीज से जला हुआ था। चेहरा इतना खराब था कि पहचानना नामुमकिन लग रहा था। महिला ने तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया। महिला ने अपना नाम स्वाति रेड्डी बताया और उस आदमी का नाम सुधाकर रेड्डी लिखा। उसने डॉक्टरों और परिवार को बताया कि वो और उसका पति घर से बाहर गए थे। तभी कुछ बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और उसके पति पर तेजाब फेंक दिया। ये सुनकर परिवार टूट सा गया। सब यही सोचने लगे कि आखिर सुधाकर की किसी से दुश्मनी क्यों होगी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और कुछ देर बाद अच्छी खबर दी कि मरीज खतरे से बाहर है। सुधाकर से मिलने की इजाजत भी मिल गई। सुधाकर का पूरा चेहरा पट्टियों से ढका रहता था। वो ठीक से बोल नहीं पाता था और शुरुआत में उसे सिर्फ लिक्विड फूड ही दिया जाता था। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद वो हल्का फुल्का बोलने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि चेहरा पहले जैसा करने के लिए आगे प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। सुधाकर की माँ रोज उसके लिए घर का बना खाना लेकर आती थी। एक दिन वो बड़े प्यार से सुधाकर की पसंदीदा चीज मटन सूप बनाकर लाई। उसने खुशी खुशी सुधाकर को सूप दिया, लेकिन सुधाकर ने पीने से साफ मना कर दिया। माँ को बहुत बुरा लगा, लेकिन सुधाकर ने एक घूंट भी नहीं लिया। छोटा भाई वहीं खड़ा सब देख रहा था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि सुधाकर को मटन सूप बेहद पसंद था। वो पेट भरा होने पर भी इसे मना नहीं करता था, लेकिन आज उसका रिएक्शन ऐसा था जैसे उसने कभी मटन सूप देखा ही ना हो। धीरे धीरे सुधाकर चलने फिरने लगा। एक दिन छोटा भाई ने उसे चलते देखा तो और ज्यादा हैरान हो गया। चलने का तरीका, बोलने की आवाज, बात करने का अंदाज, सब कुछ बदला हुआ था। पहले सुधाकर उसके साथ हंसी मजाक करता था, लेकिन अब वो चुप चुप, गंभीर और अजनबी सा लगने लगा। छोटे भाई को अब साफ महसूस होने लगा था कि सामने खड़ा इंसान सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि पूरी तरह से बदला हुआ लग रहा है, जैसे वो उसका बड़ा भाई हो ही नहीं। यहीं से इस कहानी में शक की पहली दरार पड़ती है, जो आगे चलकर एक चौंकाने वाले सच की तरफ ले जाती है। छोटे भाई ने एक और अजीब बात नोटिस की। जब भी अस्पताल में रिश्तेदार सुधाकर से मिलने आते तो वो ऐसे मिलता जैसे पहली बार मिल रहा हो। एसिड अटैक 27 नवंबर को हुआ था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अस्पताल नहीं आई। ये बात छोटे भाई को अंदर ही अंदर परेशान करने लगी। दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में एक दिन छोटा भाई खुद लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने शिकायत दर्ज करानी चाहिए और बताया कि उसके भाई पर जानलेवा हमला हुआ है। जब पुलिस ने तारीख पूछी और 27 नवंबर सुना तो उन्होंने सवाल किया, इतने दिनों बाद क्यों आए? उस वक्त शिकायत क्यों नहीं की? जितनी जल्दी बताते उतनी जल्दी हम अपराधियों को पकड़ पाते। अब तो वो लोग शहर छोड़कर भाग भी चुके होंगे। पुलिस की ये बात सुनकर छोटे भाई को और शक होने लगा। उसे याद आया कि उस दिन भाभी स्वाति भाई के साथ ही थी। फिर उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? इसके बाद छोटे भाई ने पुलिस को वो सारी बातें बता दी जो वो अब तक किसी से नहीं कह पाया था। उसने साफ कहा कि अस्पताल में जो आदमी है वो उसके भाई जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। चलने का तरीका, बोलने का ढंग, व्यवहार, सब कुछ बदला हुआ है। ये सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। इंस्पेक्टर को केस काफी रहस्यमय लगा। रोज रोज की ड्यूटी से थके इंस्पेक्टर को लगा कि इस केस को सुलझाने में मजा आएगा। उन्होंने कहा, मैं खुद इस केस की जांच करूंगा, लेकिन जांच बहुत चुपचाप करनी थी ताकि किसी को शक न हो। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा सवाल ये था कि अस्पताल में जो आदमी खुद को सुधाकर रेड्डी बता रहा है वो सच में वही है या नहीं। हैरानी की बात ये थी कि उसकी पत्नी स्वाति उसे ही अपना पति मान रही थी। उसे कोई शक नहीं था, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा उसकी देखभाल कर रही थी। डीएनए टेस्ट आसान नहीं था, उसके लिए लीगल प्रोसेस चाहिए था। तब पुलिस को एक आइडिया आया फिंगरप्रिंट्स मैचिंग का। छोटे भाई की मदद से अस्पताल में एडमिट आदमी के फिंगरप्रिंट किसी तरह ले लिए गए। फिर असली सुधाकर के आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट निकाले गए। जब दोनों फिंगरप्रिंट्स मिलाए गए तो वो बिल्कुल भी मैच नहीं हुए। साफ हो गया कि अस्पताल में मौजूद आदमी कोई और है। अब पुलिस को यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा खेल हुआ है। इसके बाद पुलिस ने बिना शक पैदा किए स्वाति को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने वही कहानी दोहराई जो पहले बताई थी, लेकिन पुलिस के सवाल अब और गहरे होते जा रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस असली सुधाकर की मां से भी अलग से बात करने लगी। मां के बयान के मुताबिक उन्होंने 26 नवंबर को अपने बेटे सुधाकर को कॉल किया था। उस वक्त सुधाकर घर से बाहर था। थोड़ी बातचीत हुई और सुधाकर ने कहा कि वो बस घर पहुंचने ही वाला है, थोड़ी देर में वापस कॉल करेगा। लेकिन इसके बाद उसका कोई कॉल नहीं आया। इधर स्वाति ने पुलिस को एक अलग कहानी बताई। उसके मुताबिक वो और सुधाकर घर से बाहर निकले थे और रास्ते में एक सुनसान जगह पर बदमाशों ने हमला किया। माँ और स्वाति के बयानों में साफ फर्क था। यहीं से पुलिस का शक
और गहरा हो गया। धीरे धीरे पुलिस ने स्वाति से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। रोज रोज बुलाकर सवाल पूछे जा रहे थे। स्वाति ऐसी पूछताछ की आदी नहीं थी। दबाव बढ़ता गया और आखिरकार वो टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि उसका पति सुधाकर अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद स्वाति ने पूरी कहानी पुलिस को बता दी, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। स्वाति एक नर्स थी और अच्छे हॉस्पिटल में काम करती थी। सुधाकर रेड्डी एक कंपनी में मैनेजर था। दोनों की 2014 में शादी हुई थी। शादी के बाद 2 बच्चे भी हुए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, काम भी अच्छा चल रहा था, रिश्ता भी ठीक था। लेकिन बच्चों के जन्म के बाद स्वाति की सेहत खराब रहने लगी। कमर और घुटनों में दर्द रहता था। ठीक से चलना बैठना मुश्किल हो गया। सुधाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी की सलाह दी। फिजियोथेरेपिस्ट का नाम था राजेश रेड्डी। शुरुआत में सुधाकर खुद स्वाति को इलाज के लिए ले जाता था, लेकिन बाद में स्वाति अकेले जाने लगी। धीरे धीरे स्वाति और राजेश के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। कभी कभी राजेश उसे घर तक छोड़ने भी आने लगा। जब सुधाकर घर पर नहीं होता, तब स्वाति राजेश को घर बुलाने लगी। इलाज कब प्यार में बदल गया, किसी को पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि स्वाति शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे। तलाक लेना आसान नहीं था। उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलता और समाज क्या सोचेगा, घर वाले क्या कहेंगे, बच्चों का क्या होगा, ये सब सोचकर वो डर जाती थी। इसी बीच एक दिन स्वाति टीवी पर फिल्म ये वाड़ू देख रही थी, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी से किसी का चेहरा बदल दिया जाता है। फिल्म देखते ही उसके दिमाग में खतरनाक आइडिया आया। उसने तुरंत राजेश को कॉल किया और अपना प्लान बताया। राजेश को भी ये आइडिया पसंद आ गया। दोनों ने उस फिल्म को करीब 20 बार देखा और प्लान बनाने लगे। उन्होंने डॉक्टरों से भी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि पूरा चेहरा बदलना मुमकिन नहीं है, लेकिन काफी हद तक बदलाव किया जा सकता है। नवंबर का महीना चल रहा था। दोनों की बेचैनी बढ़ रही थी। उन्हें साथ रहना था, शादी करनी थी और इसके लिए सुधाकर को रास्ते से हटाना जरूरी था। आखिरकार उन्होंने 26 नवंबर 2017 का दिन चुन लिया। घटना से 1-2 दिन पहले स्वाति ने अपने दोनों बच्चों को नानी के घर भेज दिया ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। फिर आया 26 नवंबर का दिन। स्वाति ने पहले से सारी तैयारी कर रखी थी। जो जो चीजें चाहिए थी सब जुटा ली थी। 26 नवंबर 2017 ये संडे का दिन था और सुधाकर घर में ही था। सुबह करीब 5 बजे स्वाति ने अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला, जिसमें एनेस्थीसिया था, यानी बेहोश करने वाली दवा। स्वाति नर्स थी, इसलिए उसे पता था कितनी डोज देनी है और कितनी देर तक असर रहेगा। उसने इसे सोते हुए सुधाकर को देकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने राजेश को कॉल किया। राजेश पूरी तरह तैयार था। थोड़ी देर में वो घर पहुंच गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर लोहे की रॉड से सुधाकर के सिर पर वार किए। तकिए से गला दबाया गया। जब उन्हें यकीन हो गया कि सुधाकर की मौत हो चुकी है, तो शव को बेडशीट में लपेटकर गाड़ी में डाल दिया। घर से थोड़ी दूरी पर एक घना जंगल था। दोनों वहां पहुंचे, जमीन खोदी जो ज्यादा गहरी नहीं थी और सुधाकर के शव को उसमें डाल दिया। फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और दोनों घर लौट आए। अब अगला प्लान था राजेश का चेहरा जलाना और बाद में प्लास्टिक सर्जरी करवाई जा सके। शुरुआत में तो राजेश काफी घबरा जाता है और ऐसा करने से मना करता है, लेकिन स्वाति उसे मना लेती है। स्वाति ने जानबूझकर सिर्फ 30% चेहरा जलवाया ताकि सर्जरी आसान हो और ज्यादा शक ना हो। दोपहर में स्वाति ने परिवार को कॉल किया और बताया कि सुधाकर पर एसिड फेंक दिया गया है और वो हॉस्पिटल जा रही है। इसके बाद वो राजेश को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। प्लान लगभग सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन एक मटन सूप ना पीना उन्हें भारी पड़ गया। दरअसल राजेश वेजिटेरियन था और सुधाकर नॉन वेज, इसीलिए जब मटन सूप लाया गया तो राजेश ने पीने से मना कर दिया। यही से सुधाकर के छोटे भाई को शक हुआ और पूरा मामला खुल गया। राजेश अपने आप को जलाने को तैयार हो गया, लेकिन मटन सूप नहीं पी सका। 10 दिसंबर 2017 को स्वाति को गिरफ्तार किया गया। 14 दिसंबर को राजेश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और 15 दिसंबर को उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जंगल से सुधाकर का जला हुआ शव बरामद की। इसी के साथ ये खौफनाक कहानी खत्म होती है।